नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ी सौगात दी। प्रदेश के किसानों, पशुपालकों, गौठानों और समूहों को 1750 करोड़ रुपए ऑनलाइन जारी किए। गोधन न्याय योजना के लाभार्थियों को 5 करोड़ 24 लाख का भुगतान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किया गया। तो वहीं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के 26,21,000 किसानों को इस साल की इनपुट सब्सिडी की दूसरी किस्त को आज उनके बैंक खातों में 1745 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। इससे पहले 21 मई 2022 को राज्य के किसानों को इस योजना की पहली किस्त के रूप में 1745 रुपए का भुगतान किया गया था। वहीं किसानों को 12,920 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। गोधन न्याय योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 330 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम ने राज्य के जनप्रतिनिधियों, किसानों, गौपालकों और समूहों की महिलाओं से वर्चुअली चर्चा की। जब भी आधुनिक भारत की बात होगी तब प्रमुख रूप से राजीव गांधी का नाम लिया जाएगा। राजीव जी का सबसे बड़ा योगदान, उन्होंने हर नागरिक के जीवन के जटिलताओं को सरल बनाने का काम किया, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो। तो आज यह अवसर है राजीव जी की स्मरण करने के लिए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किस्त और गोधन न्याय योजना की भी किस्त आज जारी किया गया। किसान लाभान्वित हुए हैं, उसकी माली हालत में सुधार हुआ है। किसान ट्रैक्टर भी खरीद रहे हैं, स्कूटी भी खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिल भी खरीद रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 26 लाख किसान परिवार के चेहरे में जो चमक और खुशी दिखाई देती है, वो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। वर्मी कंपोस्ट गोधन न्याय योजना के भी आज हम लोगों ने किस्त जारी किया। लगभग 5 करोड़ रुपये की राशि, 79 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी और उसका पैसे का वितरण, वर्मी कंपोस्ट बनाना और उसका विक्रय करना और किसान उसका उपयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज पेस्टिसाइड के कारण से अनाज, फल, सब्जी जहरीले होते जा रहे हैं। उससे बचने का सबसे बड़ा उपाय वर्मी कंपोस्ट ही है, जैविक खेती है, जिसका लाभ हमारे किसान भाई उठा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर आगामी त्योहारों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। त्योहारों और सार्वजनिक उत्सव के गाइडलाइन बनाई गई है, जिसके लिए सीएम ने सभी जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पीओपी से बनी मूर्तियों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। मूर्तियों का विसर्जन तालाबों में नहीं होगा। विसर्जन के लिए अलग से विसर्जन कुंड बनेगा। तालाबों और घाटों पर सभी जरूरी इंतजाम करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साफ सफाई, लाइटिंग, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने के भी निर्देश हैं। त्योहारों के दौरान मोबाइल मेडिकल यूनिट की भी व्यवस्था रहेगी। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर रायपुर में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने समीक्षा बैठक ली। बैठक के बाद गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस के प्रति अपराधियों के मन में भय और आम जनता के मन में सम्मान होना चाहिए। उन्होंने पुलिस को सख्ती से कानून को लागू करने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री ने पुलिस को सूचना तंत्र और मजबूत करने के भी निर्देश दिए। इसी के साथ ही बंदूक लाइसेंस धारकों का परीक्षण करने और लाइसेंस की यदि आवश्यकता नहीं है तो निस्तारीकरण की कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। पुलिस चेकिंग के दौरान आरटीओ कैंप लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि तत्काल लाइसेंस बन सके। तो वहीं गृह मंत्री की समीक्षा बैठक पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की हालत खराब है, अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। करने का, उसमें वेपन्स का, मशीन की आवश्यकता, जो चीज़ है, और भी 2-4 अच्छे लड़के उसके लिए प्रशिक्षण देके उनको लगाने का हो साइबर में, साइबर सेल के में और उसको निराकरण में, तो उसके लिए भी हम लोगों ने चर्चा की है।
एक बात मैंने एसपी साहब से कहा है कि रिवॉल्वर, पिस्टल और बंदूक लाइसेंसी जो है उनका एक बार परीक्षण कर ले। चुनाव के समय जमा करवाते हैं फिर दे देते, तो एक बार परीक्षण कर लें, उनको आवश्यकता है तो रखवाएं ना। निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। आज छत्तीसगढ़ अपराध की गढ़ बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार की घटनाएं लगातार घट रही है वो बड़ी चिंता में हम सबको डालती है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण खो गई है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को बड़ी चुनौती दी। मोहन मरकाम ने कहा कि 2023 में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी और बीजेपी की बड़ी हार होगी। ऐसे में क्या हार के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राजनीति से संन्यास लेंगे? आगे मरकाम ने यह भी कहा कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं पर विश्वास नहीं है। ऐसे में जनता कैसे बीजेपी पर विश्वास करेगी? तो वहीं मरकाम के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जनता कांग्रेस को नकार रही है और 2023 में बीजेपी की सरकार बनेगी। ऐसे में क्या सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजनीति से संन्यास लेंगे? प्रदेश अध्यक्ष साहब को और नेता प्रतिपक्ष जी को भी मैं, अगर वो चुनौती स्वीकार करते हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो वो क्या राजनीति से संन्यास लेंगे? क्या मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। पहले तो मोहन मरकाम जी ये तय कर लेंगे कि उसको भूपेश बघेल जी टिकट देंगे कि नहीं देंगे और वो चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। उसके बाद वो इस प्रकार की बात करें। वो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। ये घोषणा तो सरकार में पद पर ये लोग बैठे हुए हैं, चाहे भूपेश बघेल जी हो चाहे मोहन मरकाम जी, उनको घोषणा करनी चाहिए कि हमारी सरकार नहीं बनेगी तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी रायपुर संभाग की बैठक अब खत्म हो चुकी है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने ये बैठक ली। प्रदेश अध्यक्ष सहित विधायक और सांसद भी इसमें शामिल हुए। 24 अगस्त को सीएम हाउस घेराव के लिए इसमें रणनीति बनाई गई। सभी को जिलों से अधिक भीड़ लाने का निर्देश दिया गया है। बड़े नेताओं को अगुवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हमारे नए क्षेत्रीय संगठन महामंत्री जी आए हैं और वो लगातार पार्टी को कसावट लाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने इसके पहले बिलासपुर संभाग की बैठक ली, फिर दुर्ग संभाग की बैठक ली, आज रायपुर संभाग की बैठक है और इस बैठक के माध्यम से आने वाले 2023 में इस कांग्रेस के ताबूत में कील ठोकने के लिए और वो पूरी पार्टी को तैयार कर रहे हैं। और आने वाला 24 तारीख का जो युवा मोर्चे का हल्ला बोल कार्यक्रम है उसके लिए भी हमारे सब कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि इस सरकार के खिलाफ में जिससे जनता परेशान है और उस जनता की आवाज। जन्माष्टमी के दिन सारंगढ़ विधानसभा से कांग्रेस विधायक उत्तरे जांगड़े ने एक साड़ी पहनी थी जिसको लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। भगवान के भक्ति के माहौल में खुद को अलग दिखाने के चक्कर में विधायक ने कृष्ण प्रिंट की साड़ी पहन ली। इस साड़ी में भगवान कृष्ण के चित्र पैरों के पास प्रिंट था। इस मसले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि धार्मिक भावनाओं को भड़काना कांग्रेस की तासीर है। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मैंने इसे देखा नहीं है। रही बात कृष्ण के अपमान की, तो भगवान कृष्ण के नाम पर तो कांग्रेस खुद कृष्ण कुंज बना रही है। बीजेपी राजनीति नहीं करे, लेकिन जनप्रतिनिधियों को इसका ध्यान रखना चाहिए। मैंने वैसे देखा नहीं है। कृष्ण जी के नाम से तो पूरे छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन में सारे छत्तीसगढ़ में कृष्ण कुंज की कल स्थापना की शुरुआत हुई है। अब उत्तरी जांगड़े जी ने क्या पहना था ये तो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन जनप्रतिनिधियों को इससे बचना चाहिए। कम से कम उस विधायिका को इतना तो सोचना चाहिए था। एक जनप्रतिनिधि है, वो एक जनप्रतिनिधि जो करता है समाज में उसका बहुत ही असर पड़ता है। इस नाते उनको सोचना चाहिए था कि उन्होंने किस प्रकार की साड़ी पहनी है। सबसे पहले तो साड़ी बनाने वाली उस कंपनी के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने जिस प्रकार, शायद जन्माष्टमी की ही फोटो मुझे लग रही है, वो मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन जन्माष्टमी के दिन जिस दिन कृष्ण भगवान जी अवतरित हुए
उस दिन आप कृष्ण भगवान को अपने पैरों पे रख रहे हो, तो इससे बड़ा धर्म का अपमान तो और कहीं नहीं हो सकता। कांग्रेस जो है सिर्फ भगवान का इस्तेमाल ये वहां करती है जहां इनको वोट चाहिए होता है। सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद विधायक उत्तरी जांगड़े ने सोशल मीडिया पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उत्साह में मैंने साड़ी पहन ली, यदि इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है तो इसके लिए मैं माफी मांगती हूं। मेरा किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं थी। मुंगेली में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस समारोह में मंत्री कवासी लखमा शामिल हुए, जहां आदिवासी समाज ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग सम्मेलन में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2023 में फिर से जीत कर आऊंगा। आप लोग जानते हो, मैं शिक्षा मंत्री नहीं, हमारा प्रोफेसर कह रहा था तो बोल रहा था, मैं झूठ बोलने वाला आदमी नहीं हूं। मेरे पीआर के कारण मैं बहुत बड़ा विद्वान आदमी नहीं हूं। तुम लोग तो स्कूल गए होंगे, हमारा शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से हम बात करूंगा। आप लोग जानते हो, को मनाने वाले थे, मेरे पीआर के कारण मैं बहुत बड़ा विद्वान आदमी नहीं हूं। तुम लोग तो स्कूल गए होंगे, मैं तो स्कूल भी नहीं गया, लेकिन भगवान हमारे भगवान मेरे को इस रूप में लाया है। आप लोग का सबका प्यार है, आप लोग का सबका आशीर्वाद है। आने वाला समय में भी तुम्हारा बीच में जरूर आऊंगा, क्योंकि साइबर ठगी से लोगों को बचाने के लिए रायपुर पुलिस सुनो रायपुर अभियान चला रही है। सुनो रायपुर अभियान के तहत पिछले कई दिनों में रायपुर पुलिस की साइबर टीम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को जागरूक कर रही है। वीडियो संदेश पैम्पलेट के माध्यम से भी लोगों को साइबर सुरक्षा की जानकारी मुहैया कराई जा रही है। रायपुर पुलिस की इस अभियान से बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद भी जुड़े हैं और रायपुर पुलिस की जागरूकता मुहिम की काफी सराहना की। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं रायपुर की जो पुलिस है उन सबको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही कमाल का एक मुहिम शुरू किया है, सुनो रायपुर। हम लोग देखते हैं कि साइबर क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मासूम लोगों को ठगा जाता है। बहुत तरीके से जितने साइबर क्राइम लोग करते हैं उससे बहुत जनता जो है उसकी शिकार हो रही है। और उसकी अवेयरनेस के लिए जो सुनो रायपुर का जो अभियान है, जो मुहिम है, बहुत ही उसको मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी कमाल की मुहिम की है। और जितने लोग अगर इसका शिकार हुए हैं तो प्लीज़ दूसरे लोगों को उसके बारे में जागरूक कीजिए और 1930 पर डायल कीजिए अगर आपको कुछ ऐसे केसेस के बारे में पता चलता है। और जितने लोग इसका शिकार हुए वो कैसे शिकार हुए और जो लोग इससे बच सकते हैं वो कैसे बचे, इसके बारे में एक दूसरे को ज़रूर बताते रहें। और मैं फिर से तहे दिल से रायपुर पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी कमाल की मुहिम छेड़ी है और ऐसे ही कमाल का काम करते रहिए। जय हिंद। क्या आपने किसी ऐसे अदालत के बारे में सुना है जहां देवी देवताओं को कटघरे में खड़ा किया जाता है? जी हां, यह अदालत कुंडा गांव में लगती है, जिसमें देवी देवताओं की होती है पेशी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आपने इंसानों की अदालत के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या देखी है ऐसी कोई अदालत जहां होती हो देवताओं की पेशी? कोंडा गांव में लगती है देवी देवताओं की अनूठी अदालत। केशकाल के सुर डोंगर में भंगाराम माई की अदालत में देवी देवताओं की पेशी होती है, जहां इनके साल भर के कामकाज का हिसाब किया जाता है। इस अदालत में 9 परगना के देवी देवता शामिल होते हैं। बस्तर में जिन देवी देवताओं की पूरी आस्था के साथ पूजा की जाती है, उन देवी देवताओं को भक्तों की शिकायतों के आधार पर इस अदालत में सजा भी मिलती है। यहाँ न्यायाधीश के तौर पर भंगाराम देवी सजा तय करती हैं। देवी देवताओं के निलंबन, बर्खास्तगी, मान्यता समाप्ति तक की सजा दी जाती है। अदालत में अगर शिकायत आती है कि देवी देवता ग्रामीणों की मन्नत नहीं पूरी कर रहे और गांव में खुशहाली नहीं ला रहे, तो ऐसे देवी देवताओं को माई भंगाराम की अदालत में सजा सुनाई जाती है। जिनके खिलाफ आरोप बेबुनियाद साबित होते हैं या जिनके खिलाफ कोई आरोप नहीं होते, उन्हें सम्मान के साथ भेज दिया जाता है।
बस्तर की आदिवासी संस्कृति अनूठी है, देवी देवताओं की अदालत अद्भुत है, जिसमें आम और खास का भेद नहीं। यहाँ गुनाह करने पर देवी देवता भी कटघरे में खड़े किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।